हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। बीएसटीसी और पीटीटी की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए राजस्थान जीके की इस क्लास में हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो सेशन में हमने क्या देखा था, राजस्थान की सभ्यता और इसी के साथ साथ गुर्जर प्रतिहार वंश के महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न देखे थे। यदि आपने नहीं देखे हैं तो एक बार ज़रूर देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सीधे पेपर में छपने वाले प्रश्न। आज की इस क्लास में हम राजस्थान की सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और इसी के साथ साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिससे बहुत ही ज़्यादा प्रश्न जो है वो पेपर में छपते हैं आपकी कॉम्पिटिशन एग्जाम के, उस टॉपिक का नाम है राजस्थान का एकीकरण। अब इस एकीकरण के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं इसको आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की। कालीबंगा सभ्यता को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय जो है वो किसको दिया जाता है? तो यहाँ पर कालीबंगा सभ्यता को सबसे पहले प्रकाश में लाने का श्रेय किसको जाता है? बीबी लाल, बीके थापर, एमडी खरे, अमलानंद घोष। तो यहाँ पर बात करें तो अमलानंद घोष जो हैं इनको राजस्थान कालीबंगा सभ्यता को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है, क्योंकि इन्होंने जो है 1951-52 में क्या की थी, कालीबंगा सभ्यता की खोज की थी। और बीबी लाल और बीके थापर ने जो है 1961 से 1969 तक क्या किया था, यहाँ पर वृहद उत्खनन जो है वो किया था। और जानकारी की बात करें तो कालीबंगा सभ्यता की सबसे पहले जानकारी किसने दी थी? एलपी टेसीटोरी ने जो है यहाँ पर सबसे पहले जानकारी दी थी। एलपी टेसीटोरी ने सबसे पहले जानकारी दी थी। उन्होंने ऐसे ही जानकारी दे दी कि यहाँ पर क्या है, सभ्यता है। ऐसे ही घूम घाम के घूमने आ रहा था और इसने बता दिया कि यहाँ पर क्या है, कालीबंगा सभ्यता है। सिर्फ जानकारी दी थी, लेकिन सबसे पहले प्रकाश में लाने का जो श्रेय है वो दिया जाता है अमलानंद घोष को। कालीबंगा सभ्यता आपको पता ही है, हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, घग्गर नदी के किनारे हैं। यहाँ पर भूकंप के अवशेष, लकड़ी की नालियाँ, जुते हुए खेत के साक्ष्य, इसके साथ साथ सामूहिक तंदूर के साक्ष्य, इस प्रकार के बहुत सारी जानकारी जो है आपको यहाँ से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, कालीबंगा का उत्खनन कार्य कितने स्तरों पर किया गया? प्रश्न को समझिए। उत्खनन जो है, उत्खनन यानी यहाँ जो खुदाई कार्य है, खुदाई कार्य को कितने स्तरों पर किया गया? 1, 2, 5, 8 ऑप्शन आपके सामने है। कालीबंगा जो सभ्यता है ये 2 टीलों में विभक्त है। एक टीले का नाम है दुर्ग टीला, एक टीले का नाम है दुर्ग टीला और दूसरे टीले का नाम है नगर टीला। ध्यान से समझिएगा, एक टीले का नाम है दुर्ग टीला और दूसरे का नाम है नगर टीला। ये इधर जो आपके दिशा है ये पश्चिम दिशा है और इधर कौन सी दिशा है? पूर्व दिशा है। कौन सी दिशा है? पूर्व दिशा है। और पश्चिम जो दिशा है यहाँ पर दुर्ग टीला है, यानी यहाँ पर बहुत ही बड़े बड़े क्या हैं, दुर्ग हैं। नगर टीला यहाँ की यानी क्या है, सिर्फ नगर है। यानी दुर्ग जो होता है ये ऊंचाई पर स्थित होता है, दुर्ग क्या होता है, ऊंचाई पर स्थित होता है। नगर जो है ये क्या होता है, नीचे स्थित होता है। अपेक्षाकृत ये क्या होते हैं, नीचे होते हैं। ये ऊंचाई पर स्थित है, ये छोटा होता है, छोटा यानी ये कम क्षेत्र में है। ये बड़ा होता है यानी कि ये बहुत ही बड़े क्षेत्र में है। यानी आप एक समझ सकते हो, ये एक राज्य है, ये राज्य की राजधानी जो होती है, यानी दुर्ग वगैरह ये क्या होता है, राजधानी। तो ये एक जगह होते हैं, निश्चित जगह पर होते हैं, एक ही जगह होते हैं ये केंद्र। लेकिन राजा का जो राज्य है ये क्या होता है, बहुत ही बड़े क्षेत्र में फैला हुआ होता है, ऐसे समझिए। और यहाँ की बात करें तो ये दुर्ग जो है ये सामान्य आवास नहीं है, यहाँ पर जो है बहुत ही शासक वर्ग या विद्वानों का यहाँ पर विद्वान निवास करते थे। और नगर टीले में कौन निवास करते थे? तो यहाँ पर सामान्य जन जो है वो निवास करते थे। प्रश्न पूछा है कि यहाँ के उत्खनन कार्य जो है वो कितने स्तरों पर किया गया? तो उत्खनन यहाँ पर 5 स्तरों पर किया गया था। कितने स्तरों पर? 5 स्तरों पर यहाँ पर उत्खनन कार्य किया गया था। 1, 2, 3, 4, 5, हाँ 5 स्तरों पर यहाँ पर क्या किया गया था, उत्खनन कार्य किया गया था। इन 5 स्तरों में जो नीचे वाले 2 स्तर हैं, नीचे वाले जो 2 स्तर हैं यहाँ से हमें किसके अवशेष मिले हैं? हड़प्पा पूर्व के अवशेष मिले हैं, यानी कि हड़प्पा सभ्यता से पूर्व की सभ्यता रही होगी। यहाँ पर ये जो यहाँ पर अवशेष मिले हैं, यहाँ के ऐसे अवशेष मिले हैं जैसे लकड़ी की नालियाँ हैं, लकड़ी की नालियों के साथ साथ यहाँ पर जैसे भूकंप के साक्ष्य हैं, कच्ची ईंटों के मकान वगैरह, ये ऐसे जो हैं अवशेष मिले हैं जिनसे हम ये कहते हैं कि ये क्या है, दीनहीन बस्ती है। इन्हीं 2 नीचे वाले साक्ष्यों के आधार पर हम कहते हैं कि यहाँ की दीनहीन बस्ती है, यानी कि कच्ची ईंटों के घर, मकान वगैरह मिले हैं। इसी के साथ साथ आपके जो लकड़ी के साक्ष्य हैं, लकड़ी की नालियों के साक्ष्य जो है यहाँ से मिले हैं। इस कारण हम इसको बोलते हैं दीनहीन, यानी कि गरीबों की बस्ती बोलते हैं। और ऊपर वाले जो ये 3 स्तर हैं, इन ऊपर वाले 3 स्तरों से हमें जानकारी मिलती है हड़प्पा सभ्यता के समय की। यानी ये जो 3 स्तर हैं ये हैं हड़प्पा सभ्यता के, यानी हड़प्पा कालीन जो सभ्यता के अवशेष मिलते हैं वो हमें इन 3 स्तरों से मिलते हैं। और ये जो 2 स्तर हैं ये हड़प्पा पूर्व के अवशेष मिलते हैं यहाँ से। इस प्रकार कालीबंगा का उत्खनन कार्य जो है वो कितने स्तरों पर किया गया? आपके 5 स्तरों पर किया गया। निम्नांकित में किस इतिहासवेता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तीसरी राजधानी कहा? तो वो व्यक्ति कौन है जिसने कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा? वो है दशरथ शर्मा। कौन है? दशरथ शर्मा ने जो है कालीबंगा को तीसरी राजधानी कहा था।
इसके बाद में आपके सामने अब राजस्थान के एकीकरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न आने वाले हैं। तो एकीकरण के महत्वपूर्ण प्रश्नों में आपका एक बार फिर स्वागत है। राजस्थान के एकीकरण के 7वें चरण में किन क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया? 7वां जो चरण है इसमें किस क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया? तो यहाँ पर देखिए, मत्स्य संघ, जयपुर, सिरोही, अजमेर, आबू, सीधे ही पूछ लिया है 7वां प्रश्न। तो यहाँ पर सम्मिलित किया गया था अजमेर और आबू को। अजमेर यानी कि अजमेर मेरवाड़ा, किसको? अजमेर यानी अजमेर मेरवाड़ा, क्या है भाई? हाँ, अजमेर मेरवाड़ा। यहाँ पर किसको शामिल किया गया? अजमेर मेरवाड़ा को। पूरा नाम क्या था? अजमेर मेरवाड़ा, जो केंद्र शासित प्रदेश भी था। और आबू यानी कि आबू देलवाड़ा। आबू देलवाड़ा कहाँ पर है? आबू देलवाड़ा आपके सिरोही में है। आबू देलवाड़ा। क्या सिर्फ दो को ही मिलाया गया? दो नहीं, इसी के साथ साथ एक आता है आपके सुनेल टप्पा। क्या नाम आता है? सुनेल टप्पा को भी इसमें मिलाया गया था। 3 तो राजस्थान में मिलाया गया। सुनेल टप्पा जो है ये आपकी कहाँ से मिलाया गया था? ये पहले था किसमें? सुनेल टप्पा मध्य प्रदेश में था, मध्य प्रदेश से राजस्थान में मिलाया गया था। राजस्थान में झालावाड़ में एक स्थान था सिरोंज। इस सिरोंज को कहाँ पर मिलाया गया? इस सिरोंज को जो है मध्य प्रदेश में मिलाया गया, एमपी में मिला दिया गया। किसको? सिरोंज को। किसकी सिफारिश के आधार पर आबू एवं देलवाड़ा तहसील को राजस्थान में मिलाया गया था? आबू और देलवाड़ा तहसील को राजस्थान में, अभी हमने बात की कि 7वां जो चरण है, इस 7वें चरण में जो है किसको मिलाया गया था? 7वें चरण में किसको मिलाया गया था? 7वें चरण में, है ना। 7वें चरण में जो है आबू देलवाड़ा को राजस्थान में मिलाया गया था। लेकिन यहाँ सिफारिश पूछी है कि सिफारिश किसने की थी? तो सिफारिश यहाँ पर आपको पता होना चाहिए किसने की थी? फजल अली आयोग ने की थी। किसने की थी? फजल अली आयोग ने यहाँ पर सिफारिश की थी। लेकिन यहाँ पर ज़्यादा श्रेय किसको जाता है? गोकुल भाई भट्ट को दिया जाता है। श्रेय किसको जाता है? गोकुल भाई भट्ट को श्रेय दिया जाता है कि ये जो रियासत है आपके आबू देलवाड़ा जो स्थान है, तहसीलें हैं, ये राजस्थान में मिली इन्हीं की सिफारिश पर। सिफारिश नहीं, इनका श्रेय है। सिफारिश किसकी है? किसी समिति की होती है सिफारिश, तो कोई समिति करती है सिफारिश। फजल अली आयोग ने सिफारिश की थी और इसी सिफारिश के आधार पर जो है इसको राजस्थान में मिलाया गया। राजस्थान में मिलाया गया। इतना जो है बहुत ही कठोर काम था ये, क्योंकि वल्लभ भाई पटेल आप जानते हो, वल्लभ भाई पटेल राजनीति के चाणक्य कहते हैं हम वल्लभ भाई पटेल को। वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया था? वल्लभ भाई पटेल जो है ये बम्बई के थे और ये चाहते थे कि ये जो सिरोही है पूरा, जिसमें ये आबू देलवाड़ा भी शामिल है, पूरा सिरोही जो है ये किस में शामिल हो? ये चाहते थे कि हमारे प्रांत बम्बई में शामिल हो जाए। लेकिन गोकुल भाई भट्ट इसके लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि गोकुल भाई भट्ट कहाँ के निवासी थे? सिरोही के निवासी थे। और गोकुल भाई भट्ट के प्रयासों से ही क्या हुआ? गोकुल भाई भट्ट के प्रयासों से ही जो है बाद में यहाँ पर समितियाँ वगैरह बनी और फजल अली आयोग समिति की सिफारिश पर जो है आबू देलवाड़ा को राजस्थान में मिलाया गया। अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय कब हुआ? अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय कब हुआ? तो बात करें 26 जनवरी 1956, 1 नवंबर 1956, 26 जनवरी 1950, 30 मार्च 1949। अभी हमने बात की थी कि 7वां जो चरण हुआ था, इस 7वें चरण में जो है आपके अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय हुआ था। और 7वां चरण कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को जो 7वां चरण हुआ था, इसी 7वें चरण में जो है क्या किया गया? अजमेर मेरवाड़ा को राजस्थान में मिलाया गया। अजमेर मेरवाड़ा, इसी के साथ आबू देलवाड़ा वगैरह की हमने अभी बात की थी। राजस्थान राज्य का वर्तमान स्वरूप जिस तारीख से है वो कौन सी तारीख है? वर्तमान स्वरूप जो है राजस्थान, अब अभी हम देखते हैं वर्तमान स्वरूप कैसा है। वर्तमान स्वरूप यानी कि वर्तमान का जो नक्शा है राजस्थान का, ये कब आ गया था? वर्तमान का नक्शा जो है ये कब आ गया था? तो वर्तमान का जो नक्शा है ये आपकी कब आया था? ये आया था आपके 1 नवंबर 1956 को। कब आया था? 1 नवंबर 1956 को, जब 7 चरण पूरे हो गए थे। 7 चरण पूरे हो गए थे, तो 7 चरण पूरे होते ही क्या हुआ? राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में आ गया। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में आ गया। लेकिन राजस्थान की स्थापना की बात करें तो राजस्थान की स्थापना कब हुई थी? राजस्थान की स्थापना हुई थी 30 मार्च आपके 1949 को हुई थी। राजस्थान की स्थापना कब हुई थी? 30 मार्च 1949 को, जब जयपुर राजस्थान की राजधानी बनी। उस समय राजस्थान की जो बड़ी बड़ी रियासतें हैं, जयपुर है, जोधपुर है, जैसलमेर है और साथ ही साथ बीकानेर, JJJB, चारों रियासतें जब मिली राजस्थान में तो राजस्थान की स्थापना हो गई। राजस्थान दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है। 30 मार्च को क्या मनाया जाता है? राजस्थान दिवस। राजस्थान दिवस भी कब मनाया जाता है? 30 मार्च को। और राजस्थान स्थापना दिवस की बात करें तो भी वो भी 30 मार्च को। स्थापना दिवस भी 30 मार्च को। इसके बाद में है राजस्थान की वह रियासत जिसने बाद में अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर किए। यानी कि राजस्थान की वो कौन सी रियासत है जिसने सबसे बाद में जो है भारत संघ में मिलने के लिए सबसे लास्ट में हस्ताक्षर किया? सबसे लास्ट में हस्ताक्षर किसने किया था? कौन सी रियासत थी जिसने भारत संघ में मिलने के लिए सबसे लास्ट में हस्ताक्षर किया? आपके सामने 4 ऑप्शन हैं।
करौली, भरतपुर, अलवर, धौलपुर, इनमें से कौन सी वो रियासत है जिसने सबसे लास्ट में हस्ताक्षर किया था कि हम भारत में मिल रहे हैं? आपको पता तो है ना कि कौन सी क्या क्या हस्ताक्षर होते हैं ये। लॉर्ड माउंटबेटन ने क्या किया था, रियासतों के एकीकरण के लिए 2 प्रपत्र जारी किए थे। कितने प्रपत्र जारी किए थे? 2 प्रपत्र जारी किए थे, जिसमें से एक तो था स्टैंड स्टील प्रपत्र और दूसरा था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन यानी कि विलय पत्र। इसमें क्या होता था, स्टैंड स्टील प्रपत्र में होता था कि जो कोई भी रियासत यदि इसमें हस्ताक्षर करेगी तो वो रियासत स्वतंत्र मानी जाएगी। और इसमें क्या था, ये जो विलय पत्र है इसमें यह था कि इसमें जो भी हस्ताक्षर करेगी वो रियासत किस में शामिल हो जाएगी, भारत संघ में शामिल हो जाएगी, और इसमें करेगी वो स्वतंत्र हो जाएगी, स्टैंड स्टील प्रपत्र। और यार राजस्थान की जो सारी रियासतें हैं, 19 रियासतें, उन्होंने सब ने किस में हस्ताक्षर किया था, इस विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया, यानी अधिमिलन पत्र या फिर सम्मिलित पत्र में हस्ताक्षर किया था। और यहाँ पर सबसे लास्ट में किसने किया और सबसे पहले किसने किया था, ये दोनों ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले की बात करें तो सबसे पहले किया था बीकानेर ने। सबसे पहले किसने किया था, बीकानेर ने किया था। और बीकानेर के उस समय शासक कौन थे, शार्दुल सिंह, महाराजा शार्दुल सिंह जो हैं ये बीकानेर के शासक थे। और अंत की बात करें तो अंत में किसने किया था, सबसे बाद में किसने किया था, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा आपके धौलपुर। और धौलपुर के उस समय शासक कौन थे, उदय भान सिंह। धौलपुर के शासक कौन थे, उदय भान सिंह जो है यहाँ पर धौलपुर के शासक थे। और तारीख भी ध्यान रखो तो बहुत अच्छी बात है, ये आपके 7 अगस्त 1947 को और ये आपके 14 अगस्त 1947 को, यानी सबसे पहली रियासत शामिल हुई थी 7 अगस्त 1947 को, और उदय भान सिंह यानी कि धौलपुर वाली जो रियासत है ये 14 अगस्त 1947 को लास्ट में भारत संघ में शामिल हुई। इसके बाद में है संयुक्त राजस्थान का 18 अप्रैल 1948 को किसने उद्घाटन किया था। संयुक्त राजस्थान का जो है ये कौन सा चरण है, 18 अप्रैल 1948 यानी कि तीसरा चरण है ये। राजस्थान एकीकरण के इस तीसरे चरण में जो है किसने उद्घाटन किया था, तीसरा चरण एकदम कंप्लीट हो गया, अब उसका क्या करना है, उद्घाटन करना है। उद्घाटन हम करते हैं, उद्घाटन किसने किया ये पूछा है। ऑप्शन आपके सामने कौन कौन से हैं तो देख लीजिए, मणिकेलाल वर्मा, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, और इसी के साथ साथ एक ऑप्शन है आपके के.एम. मुंशी। तो यहाँ पर किसने किया था, तो यहाँ पर जो उद्घाटन है ये किया था आपके जवाहरलाल नेहरू ने। संयुक्त राजस्थान का 18 अप्रैल 1948 को तीसरा चरण हुआ था, संयुक्त राजस्थान जिसका नाम था, और इसी दिन क्या हुआ था, आपके जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ पर उद्घाटन किया था। यहाँ पर रियासत की बात करें तो किस रियासत को शामिल किया गया था, तो इस तीसरे चरण में उदयपुर रियासत को शामिल किया गया था। तीसरे चरण में उदयपुर रियासत को जो है शामिल किया गया था। और किस उदयपुर रियासत को किस में शामिल किया गया, तो दूसरे चरण में, दूसरा जो चरण था इसी दूसरे चरण में उदयपुर रियासत को शामिल किया था। दूसरे चरण के बारे में आप जानते ही हो, वो जो आपके टोटल 9 रियासतें हैं, आपके कौन कौन सी 9 रियासतें, जिसके लिए एक ट्रिक भी आती है, बाबू झाड़ू कीको प्रसाटो, बाबू झाड़ू कीको प्रसाटो, जो टोटल 9 रियासतें हैं और एक आपके कुशलगढ़ जो ठिकाना है, इन सब को सम्मिलित किया गया। और इन्हीं 9 और के साथ साथ उदयपुर को सम्मिलित कर दिया किसमें, संयुक्त राजस्थान में, यानी कि तीसरे चरण में। इस प्रकार ये तीसरा चरण जो है यहाँ पर कंप्लीट हुआ था। उदयपुर को ही राजधानी बनाया गया था यहाँ पर, और मणिकेलाल वर्मा जो है यहाँ पर क्या बने थे, प्रधानमंत्री बने थे। और उदयपुर के जो महाराणा थे भूपाल सिंह, उनको क्या बनाया गया था, यहाँ का राज प्रमुख बनाया गया था। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है वो है, राजस्थान के गठन के समय दूसरे चरण में संघ की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी। जो दूसरा चरण है, अभी हमने बात की कि दूसरा जो चरण है, दूसरे चरण में संघ की राजधानी किसे बनाया गया, दूसरा चरण यानी कि पूर्व राजस्थान। अभी हमने बात की थी कि संयुक्त राजस्थान में किसको मिला दिया था, इस दूसरे चरण को, और दूसरे चरण का नाम क्या था, पूर्व राजस्थान। ये कौन सा चरण है, दूसरा चरण। और ये कब हुआ था, 25 मार्च 1948 को हुआ था। दूसरा चरण हुआ था 25 मार्च 1948 को, और इसमें टोटल 9 रियासतें थी। और 9 रियासतों की ट्रिक क्या है, बाबू झाड़ू कीको प्रसाटो, बाबू झाड़ू कीको प्रसाटो। बा यानी बांसवाड़ा, बू यानी बूंदी, झा यानी झालावाड़, डू यानी डूंगरपुर, की यानी किशनगढ़, को यानी कोटा, प्र यानी प्रतापगढ़, और शा यानी आपके शाहपुरा, और टो यानी टोंक। इसी के साथ साथ एक कुशलगढ़ रियासत भी, कुशलगढ़ ठिकाना भी था। कौन सा था, कुशलगढ़ ठिकाना भी था, कुशलगढ़ ठिकाना। और ये 9 रियासतें इस दूसरे चरण में शामिल की गई थी। और इसकी राजधानी की बात करें तो यहाँ पर आपको कौन सा दिख रहा है, ढंग का कोटा। कोटा जो है, इस कोटा को राजधानी बनाई गई, यानी कि ऑप्शन अपना जो तीसरा है, इस तीसरे ऑप्शन को हम क्लिक कर सकते हैं। किसको, कोटा को। कोटा को जो है इसमें हमारा राइट आंसर माना जाएगा। पूर्व राजस्थान, और पूर्व राजस्थान में ये आपके 25 मार्च 1948 हो गया। और 25 मार्च 1948 होने के साथ साथ ही क्या हो गया भाई, ये 9 रियासतें इसमें शामिल कर ली गई।
इसके बाद में 9 रियासतें प्लस एक ठिकाना। अगला प्रश्न है 25 मार्च 1948 को गठित राजस्थान संघ में निम्नलिखित देशी रियासतों का कौन सा समूह सम्मिलित नहीं था। अभी हमने बात की 25 मार्च 1948, यानी कि ये कौन सा चरण की बात की हमने, दूसरे चरण की बात की 25 मार्च 1948 को। तो दूसरे चरण में जो है निम्नलिखित देशी रियासतों का कौन सा समूह सम्मिलित नहीं है। हमें पता है कि 9 रियासतें सम्मिलित थी, कोटा, बूंदी, झालावाड़, शाहपुरा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, टोंक, उदयपुर, कोटा, बूंदी, किशनगढ़, शाहपुरा। तो उदयपुर तो था ही नहीं, उदयपुर कौन से में था, तीसरे में था। तीसरे चरण में जो है उदयपुर शामिल हुआ था, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, ये रॉन्ग आंसर हो गया। तीसरा जो चरण हुआ था इसमें सम्मिलित कौन सा हुआ था, उदयपुर। उदयपुर तीसरे चरण में यानी कि 18 अप्रैल को सम्मिलित हुआ था, 18 अप्रैल 1948 को। अगला प्रश्न है राज प्रमुख के पद को राज्यपाल का पद नाम कब दिया गया था। राज प्रमुख यानी कि यहाँ पर पहले राज्यपाल नहीं कहते थे, पहले क्या कहते थे, राज प्रमुख कहते थे। लेकिन राज्यपाल का पद नाम जो है वो कब किया गया, राज प्रमुख को राज्यपाल कब कहा जाने लगा, 1947 में, 1949 में, 1950 में, 1956 में। तो यहाँ पर 1956 जो है वो हमारा राइट आंसर होगा। 1956 में 7वां चरण जब हो रहा था उस समय राज प्रमुख पद नाम को खत्म कर दिया और नया पद का सृजन किया गया जिसका नाम था राज्यपाल, राजस्थान का राज्यपाल। राज प्रमुख की बात करें तो सबसे पहला ही पहला राज प्रमुख कौन था, उदय भान सिंह। सबसे पहला ही पहला कौन था, उदय भान सिंह। और राज प्रमुख में अंतिम कौन था, तो अंतिम राज प्रमुख था सवाई मान सिंह, जयपुर के राजा थे सवाई मान सिंह। सवाई मान सिंह जो है ये अंतिम राज प्रमुख थे। लाइट चालू कर दो। अंतिम राज प्रमुख कौन थे, सवाई मान सिंह। और इसी के बाद बात करें तो यहाँ पर राजस्थान के पहले राज प्रमुख हो गए आपके उदय भान सिंह और अंतिम हो गए कौन, मान सिंह। अब मान सिंह अंतिम थे और राज्यपाल का पद सृजन कब हुआ, 1956 में। और 1956 में ही जो है राज्यपाल किसको बनाया गया, 1956 में राज्यपाल बनाया गया था आपके गुरुमुख निहाल सिंह को। किसको बनाया गया था, गुरुमुख निहाल सिंह को। गुरुमुख निहाल सिंह को जो है यहाँ पर क्या बनाया गया, राज्यपाल बनाया गया। लेकिन राजस्थान सरकार की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट पर अभी भी पहला नाम किसका आ रहा है, सवाई मान सिंह का आ रहा है। तो ये आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। सवाई मान सिंह भी जो है वो पूछा जाता है कभी कभी, सवाई मान सिंह भी आपके आ जाता है, सवाई मान सिंह, सवाई मान सिंह। लेकिन ये 1956 में किसको बनाया गया था, गुरुमुख निहाल सिंह को बनाया गया था। कब, 1956। राजस्थान राज्यपाल वर्तमान में कौन है, आपको पता ही है, कल्याण सिंह है। और प्रथम महिला कौन थी, प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो है ये प्रथम महिला राज्यपाल थी राजस्थान की। मार्च 1948 में उद्घाटित मत्स्य संघ में कौन सा राज्य शामिल नहीं था। मार्च 17-18 मार्च 1948 में बात करें, मत्स्य संघ यानी कि ये पहला चरण है, मत्स्य संघ पहले चरण का नाम है। और इसमें ABCD यानी कि अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर ये 4 जो हैं रियासतें शामिल थी। इसी के साथ साथ नीमराणा जो ठिकाना है वो इसमें शामिल था। तो इसमें कौन सा शामिल है, जयपुर जो है इसमें नहीं शामिल है। कौन सा शामिल नहीं है, जयपुर जो है ये रियासत शामिल नहीं थी। अलवर, भरतपुर, धौलपुर और आपकी करौली ये 4 रियासतें जो है इसमें शामिल थी। इसके बाद में बात करें तो 1948 में किन को मत्स्य संघ का राष्ट्र प्रमुख बनाया गया। ये जो पहला चरण है मत्स्य संघ, यहाँ पर राष्ट्र प्रमुख की बात करें तो राष्ट्र प्रमुख किसको बनाया गया था, तो यहाँ पर उदय भान सिंह को जो है राष्ट्र प्रमुख बनाया गया था। ये एक एक्स्ट्रा हाईलाइट हो गया, किसको बनाया गया था, उदय भान सिंह को। अभी हमने बात की कि पहला राष्ट्र प्रमुख कौन था, तो उदय भान सिंह। पहला ही संघ है, ये पहला ही है ना, कौन सा है, ये आपके पहला ही है, पहला है, इस कारण इसको क्या बनाया गया, मत्स्य संघ का पहला राष्ट्र प्रमुख कौन है, उदय भान सिंह है। और इस पहले की राजधानी कौन सी थी, अलवर थी, है ना। पहले की राजधानी कौन सी थी, पहला जो है इसकी राजधानी अलवर थी। और इसके बाद में है 25 मार्च 1948 को पूर्व राजस्थान में जिस रियासत का विलय हुआ वह थी। पूर्व राजस्थान में किसका विलय हुआ था, तो पूर्व राजस्थान में किसका विलय हुआ था वो आपको बताना है। पूर्व राजस्थान आप समझते ही हो, पूर्व राजस्थान यानी कि दूसरा चरण। दूसरे चरण में कौन सी रियासत शामिल, विलय किसका हुआ था, सिरोही, भरतपुर, प्रतापगढ़ और अलवर। तो कौन सा था वो, वही ध्यान रखना है आपको। कौन सी ट्रिक, किक्को, झाड़ू, बाबू, प्रसाटो, जो भी पहले बाद में आपको जैसे भी याद रहे, झाड़ू, प्रसाटो, ये 4 वर्ड हैं जो पता होने चाहिए आपको। तो इसमें से कौन सा है, प्रतापगढ़, है ना, प्रतापगढ़। इन्हीं में से कौन सा है, प्रतापगढ़ जो है वो रियासत आपके 25 मार्च 1948 यानी कि दूसरे चरण में पूर्व राजस्थान में सम्मिलित की गई थी। इस प्रकार ये प्रमुख प्रश्न थे आज की इस क्लास के। और
आगे भी इसी प्रकार के प्रश्न यदि आपको पसंद आ रहे हैं तो आगे भी हम क्लास को जो है कंटिन्यू रखेंगे। बीएसटीसी और अन्य जो भी पशु परिचर आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं, सबके प्रश्न जो हैं हम आपके सामने इसी प्रकार प्रस्तुत करते रहेंगे। आप जो है क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और एक कमेंट करने के लिए आपके सामने एक प्रश्न दे देते हैं कि राजस्थान जो संघ है, दूसरा जो चरण है इसकी राजधानी राजस्थान संघ जो है इसकी दूसरे चरण की राजधानी कौन सी थी? दूसरे चरण की राजधानी कौन सी थी? राजधानी का नाम बताना है आपको। राजधानी कौन सी थी दूसरे चरण की, ये आपको बताना है। दूसरे चरण की राजधानी यदि इस क्लास में मैंने बताया था ही, राजस्थान में दूसरे चरण की राजधानी कौन सी थी? दूसरा चरण 25 मार्च 1948 दूसरे चरण की राजधानी आपको बतानी है। दूसरे चरण की राजधानी। चलिए इसी के साथ क्लास को एंड करते हैं। धन्यवाद।